हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे यानी पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य या कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मान लीजिए सीन ये है कि आपके सामने हिंदी में बहुत सारे वाक्य दे रखे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि पता लगाइए कि कौन कौन से वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे? या फिर इंग्लिश में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं मिक्स अलग अलग टेंसेज के, और आपसे कहा जाता है कि बताइए पास्ट इंडेफिनिट के कौन कौन से सेंटेंस हैं। तो आप क्या देखोगे सेंटेंस के अंदर, कैसे पता लगाओगे कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। हम इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे रूल्स एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम आपको क्लियर करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको सपोर्ट करेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से समझ में आए। करना आपको यह है कि थोड़ा अलर्ट रहना है, नोट्स मेकिंग करनी है, और कोई भी डाउट हो जब ये लेसन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में हमारे साथ डिस्कस करना है। अपने क्वेश्चंस आप करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लास स्किप ना करें, वरना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह जाता है तो आगे चल के आपको और टॉपिक्स में दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एग्जांपल देखते हैं। हमने कल एक मूवी देखी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब कभी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस देना है, हिंदी वाक्य देना है, तो उसमें कल जरूर आना चाहिए या परसों आना चाहिए। ऐसे टाइम वर्ड्स यानी टाइम की जानकारी देने वाले वर्ड्स होना जरूरी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ऐसा नहीं है। हम ऐसे भी ले सकते थे, हमने एक मूवी देखी, तब भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही था। हमने कल एक मूवी देखी, अब भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये कल परसों इस टाइप के वर्ड आपके सेंटेंस में जरूर हो, ऐसा नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होंगे, हिंदी वाक्य होंगे, उनमें टाइम वर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, हमने कल एक मूवी देखी। इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और बाकी वर्ड्स के बारे में। जैसे कल क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आपके हिंदी वाक्य में SOV क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता लगाना है, आपको ऑब्जेक्ट पता लगाना है, आपको वर्ब पता लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है या जो हमारे वाक्य में एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो करने वाले को, डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो जो काम कर रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। और वो एक्शन जिसके साथ कर रहा है, जिस चीज के साथ कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने SOV पता कर लिया। अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया है, वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। आप एक जरूरी बात यहां ये देखें कि ऊपर पहले सब्जेक्ट था, फिर ये एडवर्ब है कल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन यहां आप देखें सब्जेक्ट तो अपनी पोजीशन पे है, यानी ऊपर भी सबसे पहले सब्जेक्ट था और इंग्लिश सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आया है। तो हिंदी वाक्यों में या इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट की जो पोजीशन है सेम रहती है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस देखिए, ऊपर वाले वाक्य में, हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब बाद में, लेकिन इंग्लिश में वर्ब पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में, और एडवर्ब लास्ट में। तो ये जो पोजीशन चेंज होती है शब्दों की, ये ही सबसे बड़ी बात है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, जिनको आप बोलते हैं रीऑर्डरिंग, जंबल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। यानी सेंटेंस को हम डिस्टर्ब करके दे देते हैं, कोई वर्ड कहीं पर, कोई वर्ड कहीं पर। आपसे कहा जाता है कि इसको एक राइट सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया जाएगा, ए मूवी वॉच्ड यस्टरडे वी, और आपसे कहा जाएगा इसका राइट सेंटेंस बनाइए। तो अगर आपको रूल्स क्लियर होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो आप आसानी से ये सेंटेंस बना पाएंगे, वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे।
समझे? तो हर टॉपिक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके करियर में किसी ना किसी एग्जाम में यूज होगा, वो आपके सामने आएगा। तो अगर आप उस टॉपिक को सही से समझते हैं और अपना रिवीजन करते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बचेगा कोचिंग्स में, क्योंकि कोचिंग्स में कोई अलग टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं वही टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ाए जाएंगे। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो दोबारा से आपको उन पर टाइम और मनी दोनों अपना इन्वेस्ट करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस टॉपिक में वर्ब कौन सी आती है। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आती है और सेकंड फॉर्म भी आती है। फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सेम रहेगी, लेकिन इसका यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। आगे ये चीज एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जांपल से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कौन से वाक्यों में? जिनमें नहीं होगा या जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव जो वाक्य होंगे उनके अंदर आपको सेकंड फॉर्म लानी है। आप जैसे देखिए, हमने कल एक मूवी देखी तो हमने यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज किया है। वॉच की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉच। फर्स्ट फॉर्म क्या होता? WATCH। सेकंड फॉर्म में ED लगाया हमने। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो उसकी इंग्लिश में आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहां पे सेंटेंस होता हमने कल एक मूवी नहीं देखी, यानी क्या होता? नेगेटिव। तो इसकी इंग्लिश क्या होती? वी डिड नॉट वॉच। फिर यहां पे फर्स्ट फॉर्म आते। या फिर आपका ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, क्या हमने कल एक मूवी देखी? ओके, तो हम क्या करते? डिड वी वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो वॉच की कौन सी फॉर्म आती है यहां पे? फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी को डियर स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डिड। अब एक पॉइंट ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना यहां पर कि जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, जहां पर मेरा मतलब है जिस टेंस के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा आपने, वहां पे तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब थी, हैज, है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, डिड। तो जहां सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है वहां एक सुविधा यह रहती है कि आपको यह याद नहीं रखना पड़ता कि आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। इसका आपको कोई मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। जब सिंगल है आपकी हेल्पिंग वर्ब तो वही आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से, क्योंकि आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जिन टेंसेज के अंदर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो वहां आपको देखना पड़ता है अपने सब्जेक्ट का नंबर देखना पड़ता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, जिन जिन टेंसेज के अंदर सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है वहां पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब एक पॉइंट और समझाना था कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसमें जब हम नॉट प्लस करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस बन जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती हैं। एग्जांपल देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट की हमने हेल्पिंग वर्ब ली, अब इसमें हमने नॉट ऐड किया तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डिडंट। इनको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिला करके वैसे तो हुआ डिड नॉट, लेकिन
स्पोकन इंग्लिश में खास तौर पर ये शॉर्ट फॉर्म यूज होती हैं। इनको वैसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। जैसे आप देखें डज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने नॉट लिया, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या रहा, आप कहेंगे डज नॉट, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन है डजन। डजंट नहीं, डजन। ये टी जो है इसका साउंड थोड़ा लाइट रहता है, ऐसे ये डिडंट नहीं, डिडन। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंग्लिश में, डिडन, इसका ये प्रोनाउंसिएशन रहेगा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसको क्या साउंड दे रहे होंगे, डिडंट। इसको क्या दे रहे होंगे, डजंट। लेकिन ये कुछ इस तरह से सुनाई देता है जब नेटिव स्पीकर्स इसको बोलते हैं। नेटिव मतलब जहां की इंग्लिश मदर लैंग्वेज है, वहां के लोग इसको ऐसे साउंड नहीं करते, ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं करते, डजंट, डिडंट, डिडन, डजन। तो स्पोकन इंग्लिश में कई बार हमें अजीब सा लगता है, कुछ वर्ड्स जाने पहचाने होने के बावजूद हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। डज नॉट में इसको क्या प्रोनाउंसिएट किया जाता है, डजन, इसको डिडन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लगा करके क्या बन जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन, CONTRACTION, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, डिडन। रिटन में आपको डिड नॉट ही लिखना है, लेकिन स्पोकन में कई बार ये आपको साउंड सुनाई देगा डिड नॉट के लिए, डिडन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी जरूरत होती है। जैसे आप रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी बता रहा था, जो आगे आपके एग्जाम्स में आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, रीऑर्डरिंग, जिनको जंबल्ड वर्ड्स भी कहते हैं। और एडिटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ये भी लिखा आता है कई बार स्पॉट द एरर, यानी मिस्टेक पता लगानी होती है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस में, यानी रीऑर्डरिंग और एडिटिंग में, आपको स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर से आपको यह पता लगता है कि आपके सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कौन सा वर्ड पहले आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए, फिर कौन सा आना चाहिए। शब्दों का जो क्रम है वो आपको किससे पता लगता है, स्ट्रक्चर से। तो यहां पर स्ट्रक्चर दे रखे हैं असर्टिव के। असर्टिव का मतलब क्या है, ये जो दे रखा है असर्टिव, इसमें दो तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। एक तो अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, और नेगेटिव। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, असर्टिव। तो असर्टिव में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हमने एक गाना गाया, ये अफर्मेटिव है। हमने एक गाना नहीं गाया, या हमने मूवी देखी, अफर्मेटिव। हमने मूवी नहीं देखी, नेगेटिव। ये दोनों ही वाक्य किस में आएंगे, असर्टिव में। तो असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अब जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं ये असर्टिव के हैं, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव के हैं। ये ए फॉर अफर्मेटिव। हम एक एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं हिंदी में। हमने एक सांप देखा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे वी। अब क्योंकि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, वी सॉ, सी का सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ, SAW। वी सॉ अ स्नेक, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट में डाल देंगे हम, वी सॉ अ स्नेक। अगर ऐसा है कि हमने कल एक सांप देखा, वी सॉ अ स्नेक यस्टरडे। मैंने एक मूवी देखी, आई सॉ अ मूवी। हमने एक गाना सुना, वी लिसन अ सॉन्ग। भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली, द इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल। तुमने अपना काम किया, यू। अब यहां पे देखिए डिड ले रहे हैं हम, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं। यू डिड योर लेसन या योर वर्क। तो अफर्मेटिव में हम इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं।
ध्यान रखें कि नॉट जो आता है हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। 99% केसेज में नॉट आपको कहां मिलेगा? मेन वर्ब से पहले। अब आप एक एग्जांपल देखें, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल यू। मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। राहुल ने खाना नहीं खाया, राहुल डिड नॉट ईट द फूड। इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड ही आएगा, क्योंकि आपके पास केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है इस टॉपिक में। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव्स की। आपके सामने 4 तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, I1, I1N, I2, I2N। I1 मतलब जो क्या से शुरू होते हैं। क्या आपने यह मूवी देखी? तो ये क्या है? I1। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? I1 की इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? डिड, क्या आपने यह मूवी देखी? डिड यू, सब्जेक्ट यू, वॉच दिस मूवी। अब है I1N, इसका मतलब क्या है? क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्या आपने यह मूवी नहीं देखी? डिड यू नॉट वॉच दिस मूवी। क्या सोनिया ने यह मूवी नहीं देखी? डिड सोनिया नॉट वॉच दिस मूवी। राइट। अब हम बात करते हैं I2। I2 कौन से वाक्य होते हैं? जिन हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन मिडल में, क्यों, कब, कहां, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के मध्य में, मिडल में। एग्जाम्पल देखिए, आपने यह मूवी कब देखी, या फिर आपने यह मूवी क्यों देखी, या फिर आपने यह मूवी कहां देखी। तो ऐसे जो वाक्य हैं उसमें आपको ये स्ट्रक्चर लगाना है। मान लीजिए है आपने यह मूवी कहां देखी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहां, उसकी इंग्लिश आएगी वेयर, WHERE, वेयर डिड यू वॉच दिस मूवी। अगर होता आपने यह मूवी क्यों देखी, वाई डिड यू वॉच दिस मूवी। स्टेप्स। I2N यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा मिडिल में और नहीं भी आएगा। एग्जाम्पल, आपने यह मूवी क्यों नहीं देखी, वाई डिड यू नॉट वॉच दिस मूवी। ओके, इस तरीके से हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, उससे हमें हेल्प मिलती है आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में। और अगले वीडियो में हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे लेसन्स आपके हिसाब से डिजाइन हो, और हम वीडियो ऑन डिमांड भी बनाते हैं। यानी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आपको लगता है कोई लेसन ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो स्कूल में आप नहीं समझ पा रहे हैं टीचर के बार बार समझाने के बाद भी, या आपकी बुक में अच्छे से नहीं दे रखा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम उस टॉपिक पर वीडियो ऑन डिमांड भी बनाएंगे, यानी आपके दिए गए टॉपिक पर वीडियो आपको दिया जाएगा, आपको क्लास दी जाएगी, जिससे कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो सके। ओके, बस आपको नोट्स मेकिंग जरूर करनी है जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। राइट। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।